Hello, good morning, and welcome to all of you. I am Rajesh Kumar Singhal, and today we will discuss about the how to prepare for the ARS exams. तो फ्रेंड्स, आपको ARS का नोटिफिकेशन मिल गया होगा and this time we have very good number of seats in all the disciplines including the plant physiology. Okay, so in this lecture we will discuss that how to prepare for the pre-exams and the main exam, or what are the strategy which are useful for the preparation of ARS exam. So let's start. And you know that our ARS system have three-tier system. First one is the pre-exams, that is known as ARS pre for the NET exam. Second one is the mains exam, that is ARS mains, and then third one is the interview. Okay, so in the pre-exams there are MCQ types of questions, multiple choice type questions. In mains exam this is written exam, and then interview. Okay, so how to prepare for the pre-exam? So this is the first step of ARS exams, that is pre-exams. So in this pre-exam there is MCQ types of question, that is multiple choice questions. Okay, so there are total 150 questions. तो आपको कितने टोटल 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, और राइट आंसर पे आपको मिलेंगे टोटल 8 मार्क्स. ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग. ओके, तो आप जानते हो जितनी भी ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, और ARS प्री में भी आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/3. ओके, मीन्स आपका अगर 3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका जो एक राइट आंसर था टोटल मिला के आपके 0 मार्क्स. ओके, और आपका जो टाइमिंग मिलेगा प्री में वो है आपको 2 आवर्स. तो दिस 2 आवर्स आर वेरी सफिशिएंट टू अटेम्प्ट द दिस एग्जाम्स. ओके, तो टाइमिंग का इस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, टाइमिंग इज सफिशिएंट फॉर द प्री एग्जाम. ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द नेगेटिव मार्किंग. तो जितना कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो उतना अटेम्प्ट करो. ओके, तो दिस इज इजी टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, हाउ मच क्वेश्चंस नीड टू बी अटेंड फॉर द क्वालिफिकेशन. ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कितने सेलेक्ट होते हैं. अगर मान लो ARS में एक सीट है, इफ देयर इज 1 सीट इन ARS, तो टोटल आपके 15 टाइम्स स्टूडेंट आपके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई. ओके, जैसे मान लो आपके 10 सीट्स है तो टोटल आपके 150 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे फॉर द मेंस एग्जाम. ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम क्वेश्चन पेपर देखें तो फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द एग्जाम. मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम है हमारा एग्जाम के लेवल को आइडेंटिफाई करना. ओके, तो जो आपका मेनली एग्जाम है वो 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है. पहला हो सकता है कि आपका इजी पेपर हो. ओके, बहुत टाइम आता है, बहुत बार आता है. मॉडरेट टाइप का जनरली इस टाइप को फॉलो करते हैं, और कभी कभी क्या होता है टफ और वेरी टफ भी आता है. लास्ट कुछ साल से टफ पेपर आ रहा है. ओके, कभी कभी हर 5-10 साल में वेरी टफ भी दे देते हैं. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो इजी है, मीडियम है, टफ है या वेरी टफ है? तो जब आप एक बार क्वेश्चंस को देखोगे और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किए आपको 70% क्वेश्चंस का आंसर पता चल रहा है, तब आप समझ जाओ कि ये इजी क्वेश्चन पेपर है. ओके, और अगर आपको 60% के आसपास 60-65 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं परसेंट, तो ये समझ लो कि ये मॉडरेट टाइप का पेपर है. और अगर आपको ओनली 50% ही क्वेश्चंस का आंसर पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये देख लो कि भाई पेपर आपका टफ है.
और अगर आपको मोर देन 50% क्वेश्चनों पे आपको डाउट हो रहा है, मीन्स आप एक बार अटेम्प्ट करने में आपको मोर देन 50% क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो समझ जाना कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार टोटल 150 क्वेश्चन में से आपको 110, 120 या 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा हर बार नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा हर बार किया जाए तो फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा टफ पेपर है तो 110 और 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। उस क्वेश्चनों में यह है कि 90 या फिर 80 क्वेश्चंस के आसपास आप अटेम्प्ट करो। ओके, फिर इसके बाद है, अगर आपका इजी लेवल है, आपके पेपर का क्या बहुत इजी लेवल है, तो क्या करो वहां पर, उस केस में आप क्या कर सकते हो, 75 to 80% तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, ये है कि इस केस में आपको रिस्क बहुत कम लेना है, 5 to 7%। क्योंकि कई बार क्या होता है, जितना आपका इजी पेपर होता है, आपको लगता है क्वेश्चन इजी है, बट वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, आप उसको अटेम्प्ट करने में थोड़ा जल्दी करते हो, फास्ट अटेम्प्ट करने के चक्कर में, और वो आपका नेगेटिव कहीं ना कहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिली टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इतना रिस्क आपका चल सकता है। मॉडरेट लेवल पे आप क्या करोगे, ओनली 65 to 75% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, हार्डली आप 10% तक रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा रिस्क लेने पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस है। टफ लेवल पे भी आप क्या करोगे, 60-65% तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क आपका 10% हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। वेरी हार्ड लेवल पे आपको क्या करना है, इस पे वापस आपको रिस्क परसेंट कम करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कम मार्क्स पे आपका क्वालिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर 50-55% क्वेश्चन करने हैं और आपको रिस्क नहीं लेना है। तो ये हमारी प्री के लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि नेगेटिव मार्किंग को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए। और हमेशा हमें परसेंट बनाने के लिए नहीं जाना है कि हमें प्री में 80% बनाना है, 85% बनाना है, 90% बनाना है, नहीं। हमें क्वालिफाई होना है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और रिस्क जितना कम लोगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा है सेलेक्ट होने के मेंस के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारी प्री का हो गया। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो प्री और मेंस के एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि जो आपकी प्री एग्जाम्स है उसके लिए आपको क्या सफिशिएंट टाइम है, 120 मिनट्स है और 150 क्वेश्चंस है। तो अगर जैसे जनरली वन वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं या इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इट विल टेक हार्डली 20-30 सेकंड लेगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 20-30 सेकंड में उसका आंसर क्लिक हो जाएगा, ओके। तो हम प्री एग्जाम में क्या है कि पहले अटेम्प्ट में जब आप जाओगे तो पहले अटेम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको देखते टिक हो रहे हैं, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, क्लिक हो गया और वो आंसर हमेशा सही होगा, क्योंकि आपको जो फर्स्ट में क्लिक हुआ है वो आंसर हमेशा सही होगा। जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है तो उसको अभी रहने दो फर्स्ट वाले में, उसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा सा उसको सोचो और जो आपको बेस्ट लगे तब उसका आंसर दो, ओके। तो हम इसमें प्री में आपका 2 to 3 टाइम क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को रिवाइव कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि भाई कहीं अटेम्प्ट किया गलत तो नहीं हो गया। तो ये चीज आपको रिपीट करना है, 1-2 बार आपको पूरे पेपर को पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग। ये तो जितना कम से कम करोगे आपको उतना मतलब बेनिफिट में रहोगे, उतना मतलब आपके चांसेस ज़्यादा है मेंस में सक आने के, ठीक है। और जितना आप रिस्क लोगे उतने आपके कम चांस हो जाएंगे मेंस में सेलेक्ट होने के। तो मिनिमाइज द रिस्क, ओके। और जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो आपका 100% कॉन्फिडेंट हो रहा है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन विद द 100% कॉन्फिडेंट, कि जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं आंसर यही है उसको वहीं क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा सेम सेम टाइम मार्क विद डिफरेंट कलर। आपके जो कंप्यूटर पे जैसे होता है तो वहाँ पर डिफरेंट मार्किंग सिस्टम होता है कि भाई जो ग्रीन है फॉर सही और अटेम्प्ट के लिए, तो जिसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि भाई आपको ये क्वेश्चन डाउट है, उसको
दो ऑप्शन है कि भाई बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो दोनों पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट लेंथी एंड हार्ड क्वेश्चन इन द फर्स्ट ट्रायल। एक बार पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, पहले ही ट्रायल में आप ऐसे मत कीजिए कि जो हार्ड और लेंथी क्वेश्चन है उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड कर रहे हो, नहीं। सबसे पहले जो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनको कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, फिर देखिए कि हमारा कितना परसेंट हो गया, आप कितने परसेंट पे हमको जाना है। सेकंड ट्रायल में आप क्या करोगे, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्क किए थे जिनमें आपको डाउट था, कि फिर उन पर थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड थिंक कीजिए कि हाँ ये परफेक्ट आंसर है, तब उसको क्लिक कर दीजिए। और तीसरे ट्रायल में जब आपके पास टाइम बच रहा है, तब आप लेंथी क्वेश्चंस पर, हार्ड क्वेश्चन पर जाइए, और वहां पर आप थोड़ी बहुत जो आपका 5-10% का रिस्क है कि ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम, आपको लग रहा है कि नहीं इतने अभी क्वेश्चंस कम हुए हैं और सिलेक्ट होने के लिए हमें और चाहिए, तो वहां पर आप 5-10% का रिस्क ले सकते हो। When the question is easy but you have doubt, try to recall, otherwise leave। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत आप उनको दिखने में इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है, वो क्वेश्चन आपको हमेशा नेगेटिव देखा जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को जब कॉन्फिडेंट हो तभी आप उसको ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब प्री एग्जाम्स की हमें तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हमें तैयारी करने से पहले आप सिलेबस को देखिए कि जो, जैसे यहाँ पर मैंने फिजियोलॉजी का सिलेबस लिया है, तो हमारे जो फिजियोलॉजी का सिलेबस है उसमें आपके 13 यूनिट है, ठीक है। तो आप एक एक यूनिट को बड़े प्यार से देखिए कि कौन सी यूनिट का क्या स्टेटस है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी है सेल ऑर्गेनेल्स एंड द वाटर रिलेशन, ठीक है। सेकंड आपकी है मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड द ग्रोथ रेगुलेशंस। थर्ड आपकी है क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड द मॉडलिंग। ये आपकी थोड़ी नई यूनिट है, जो आपकी जनरली अपन के एमएससी और पीएचडी में ये कोर्स रहता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं है, या फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। एबायोटिक स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, plant growth regulator and the plant development, then mineral nutrition, climate and climate change, this is also very important topic. Seed physiology, this is also very important. Physiology of flowering and reproduction, physiology of horticulture and the plantation crop, post harvest physiology, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। then morphogenesis, tissue culture and plant transformation, and last one is the phenome and genome relationship। ओके, ये अभी लेटेस्ट ऐड हुई है, फिनोम एंड जीनोम रिलेशनशिप। तो ये तो हमारा हो गया कि ये हमारा सिलेबस है। अब इस सिलेबस में हमारा सबसे पहले प्री एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमें कुछ तो बेसिक बुक पढ़नी पड़ेगी, जो बेसिक आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की बुक्स है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके कुछ जैसे कॉलेज के नोट्स है, जो आपके बीएससी एमएससी के नोट्स है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा जो आपके मार्केट में प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनकी ऑब्जेक्टिव बुक्स है। तो ये आपके अगर 3 पढ़ोगे, इनसे ही आपका प्री एग्जाम मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये है एक क्विक अप्रोच टू प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरी ही बुक है। इसमें अच्छे से ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं यूनिट वाइज, मोस्टली 12 यूनिट आपकी कवर होती है। तो इसको भी रेफर कर सकते हो आप फॉर प्री एग्जाम। इसके अलावा एक न्यू विशाल से प्लांट फिजियोलॉजी की बाई डॉक्टर एस वी साई प्रसाद की है, एंड दैट इज आल्सो गुड बुक फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा एक पदमनाथ, डॉक्टर पदमनाथ द्विवेदी एंड प्रसन्ना कुमार जी की, ये एक आपके ऑब्जेक्टिव प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें भी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी के लिए अच्छी बुक्स हैं, और भी बहुत सारी अवेलेबल होगी, आप देख सकते हो ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट पे। अगर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की या बायोकेमिस्ट्री की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कोई भी बुक हो, आप यू कैन परचेज। ये आपकी सस्ती भी है, कोई ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा कि जब हम लास्ट टाइम पे जो हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या, जब भी हम करेंगे एक कॉन्फिडेंट आएगा। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है, सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं बुकों से रिपीट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
आपको प्री की तैयारी के लिए कुछ आपको बेसिक बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप स्टार्टिंग लेवल पे क्या कर सकते हो, बीएससी या एमएससी के जो आपके क्लास, इवन पीएचडी के जो आपके क्लास नोट्स है वो आपके मस्ट है, क्योंकि उसमें मोस्टली ये सिलेबस कवर किया गया है। उसके अलावा कुछ टीएनयू एंग्रू के नोट्स है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। कुछ क्रॉप फिजियोलॉजी के नोट्स है, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री का नोट्स है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ स्पाइसेस मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जनरली हमारे एमएससी और पीएचडी फिजियोलॉजी में तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे एआरएस सिलेबस में, तो इसको भी हमें वेटेज देना पड़ता है। सेम केस फॉर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपके कुछ नोट्स है, तो बीएससी नोट्स भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके अलावा कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक है बेसिक्स के लिए, जैसे आपका एस एन पांडे, एस एन सिन्हा, ओके, प्लांट फिजियोलॉजी का, और बी के जैन, फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये आपका बेसिक स्टार्ट करने के लिए बेस्ट बुकें हैं, जहाँ से आप स्टार्टिंग की स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही तेजन जी का लेनेंजर या फिर इनके साथ खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप बेसिक्स को पढ़िए, जिससे आपका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप उसके बाद एडवांस पे जाइए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्री की एग्जाम्स थी। अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर द मेंस एग्जाम। तो फ्रेंड, जहाँ तक मुझे ये है कि हमारे फिजियोलॉजी में जैसे आपके इस बार 14 सीट है, 140 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो आप मेंस के लिए मोस्टली ऑल यू आर क्वालिफाइड। बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, ये बुकों को थोड़ा सा सरफेसली और अच्छे से रीड करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो आपकी एआरएस एग्जाम है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो पड़ाव है, सबसे मुश्किल पड़ाव है, वो आपका मेंस एग्जाम है। इंटरव्यू भी आपका इजी होता है, प्री भी मोस्टली आप निकाल लोगे, बट सबसे डिफिकल्ट फेज होता है आपका मेंस एग्जाम। ठीक है, और मेंस एग्जाम डिफिकल्ट क्यों है? पहला तो ये है कि दिस इज अ वेरी लेंथी, ये आपका इतना लेंथी है कि जो आपका टाइम है 3 ओवर, दैट इज वेरी मीन्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये आपको शॉर्ट पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप टोटल देखो तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन है। सोचो आपको 5-5 मार्क्स के आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको टोटल 25, अगर हम इसको एक को भी अगर जैसे 5 2 डिवाइड करें, जैसे मान लो, तो 20 ये हो गए, और इधर 3 मानते हैं 15। ठीक है, तो इतने सारे आपको क्वेश्चंस, मतलब इतने सारे पेज आपको भरने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो हमें क्या है, इसके लिए स्टाइल और स्ट्रेटजी दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि आपके पास है, यू हैव 3 आवर्स, टोटल 180 मिनट्स। ओके, अब आपका 180 मिनट्स है, तो आपको मेंस पेपर में 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। स्पीड मीन्स आपको पूरे पेपर के अंदर रुकना ही नहीं है, एक स्पीड से आपको चलना है, क्योंकि जहां रुके वहां आपका क्वेश्चन छूटा। ठीक है, दूसरा आपका स्टाइल, मतलब आपको पेपर करने का या क्वेश्चन को जो आंसर लिखने का है, स्टाइल आना चाहिए, जिससे कि क्या है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले सके। ठीक है, कैसे लेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड चीज है एक्यूरेसी, मीन्स आपका जो परफेक्शन है, मतलब क्वेश्चन में कि जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड लिखे। तो आपकी एक्यूरेसी ऐसा होना चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन दिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपने भाई हाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज दिस टाइप, ये है, ये इसकी मैकेनिज्म, तो एक्यूरेसी मीन्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो डोंट स्टे ऑन द क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया और आप उसको सोच रहे हो भाई इसका आंसर क्या हुआ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा किया तो फिर आपको ये मान लो कि आप बाहर हो गए। ठीक है, आप आपकी कंपटीशन से बाहर हो गए, इसलिए आपको रुकना नहीं है। अब बात करें जैसे आपके 5 मार्क्स के, जो आपके 25 क्वेश्चन है फॉर 125 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन के लिए जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन,
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट, आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लीजिए कि 3 मिनट में कैसे एक क्वेश्चन को दूंगा 5 मार्क्स के जितने, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दोगे तो जो आपके पीछे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन लिखने की अपने आप से, तो आप ये ट्राई करो कि 3 मिनट के अंदर आप उस पेज को भर के और उससे रिलेटेड जितना भी है वो लिख सकें, ठीक है। तो अगर हम 3 मिनट लेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन है, तो इसमें हमको लग जाएगा 75 मिनट, ठीक है। अब ARS का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो दे रखा है आपको कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन बिलीव करो 50 वर्ड्स से कुछ नहीं होगा। मीन्स आपको एक पूरा पेज दिया है A4 साइज पे, ठीक है, आपको उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, तो मीन्स आपको पूरा बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस की। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसका डबल हो जाएगा, तो यहां पर आपको 6 मिनट में, मीन्स आपको ऑलमोस्ट 2 पेज, मतलब ये और इसके साइड वाला 2 पेज बनने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको उन्होंने लिख रखा 100 वर्ड, लेकिन 100 वर्ड से नहीं होगा, तो आपको 2 पेज 6 मिनट में। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि हमें 1 मिनट में 3 मिनट में आप एक पेज जो A4 साइज पेज है वो फिल करने की आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्टाइल भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। सेम फॉर 75 मिनट्स मार्क्स, यू कैन टेक 9 मिनट्स, ओके। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है, मीन्स आप एक पेज के लिए यू कैन नॉट टेक मोर देन 3 मिनट, क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा लिया, और आप प्रैक्टिस कर लेना कि 3 मिनट में आपका पेज भर रहा है या नहीं भर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम लिया तो ये आपके क्वेश्चंस, पीछे के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। आता सभी को ही है, अगर आपको कोई टॉपिक देंगे आप उस पर 4 पेज 5 पेज का कंटेंट लिख दोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो स्पीड से लिखना है, उस कंटेंट से रिलेटेड क्या स्टाइल लिखना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले कम टाइम में, और एक एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। तो पढ़ने से ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर मेंस एग्जाम, ओके। अब वापस सिलेबस पे हम आ गए कि जो आपका ये सिलेबस है, आपका प्री का और मेंस का सिलेबस दोनों सेम, बट मेंस के लिए आपको अब जो बेसिक बुक बताई थी प्री के लिए उनसे काम नहीं चलेगा, सो यू गो विद द सम स्टैंडर्ड बुक्स आल्सो। जैसे यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप प्लांट्स बाय द गार्डनर एंड मिचेल, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आपकी क्रॉप मॉडलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। और फिजियोलॉजी के आपके जो ग्रोथ के कंसेप्ट है, ग्रोथ के बहुत अच्छे से दे रखा है, तो यू कैन रेफर दिस बुक फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर द बाय द गार्डनर एंड मिचेल्स। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाओ, प्लांट फिजियोलॉजी बाय द हॉपकिंस, ओके। सो दीज आर सम रिकमेंडेड बुक यू कैन रेफर इफ यू हैव टाइम, ओके। तो हॉपकिंस इज आल्सो गुड बुक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी। और जो हम हमेशा यूज करते हैं, जितने प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है वो जानते हैं कि तेजन जिगर इज द मोस्ट आइडियल बुक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी, सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर द मेंस एग्जाम, ओके। इसके अलावा मैंने एक इंटरनेट पर सर्च किया था, डॉक्टर एस के शर्मा के द्वारा लिखी गई एक इंस्टेंट नोट्स है, वो हमारा एक जो यूनिट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, तो ये हमारी एक यूनिट है। तो हम यू कैन आल्सो सी द दिस बुक दैट हमारा कितना परसेंट सिलेबस इस बुक से कंप्लीट हो रहा है, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन रेफर द सम इंटरनेट्स और सम अदर इंस्टेंट नोट्स, ओके। सीड फिजियोलॉजी भी एक आपकी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसमें आप वाउले एंड रेडफोर्ड की ये एक बहुत अच्छी बुक है सीड फिजियोलॉजी की, मैंने पढ़ी थी, इसमें पूरा आपका सीड फिजियोलॉजी का कवर किया गया है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ हायर प्लांट, डॉक्टर मार्सनर, प्रोफेसर मार्सनर के द्वारा लिखी हुई ये बुक है, एंड दिस इज आल्सो वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर द मिनरल न्यूट्रिशन। अगर मिनरल न्यूट्रिशन का आपको और जो आपके यूनिट में दे रखा उसी हिसाब से इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं, मैं जिसने भी आर एस का सिलेबस बनाया हुआ हो सकता है इसी के चैप्टर देख के बनाया हो, तो दिस इज आल्सो ए वेरी गुड बुक फॉर द मिनरल न्यूट्रिशन, ओके। देन
मैंने एक ये बुक देखी थी, प्रोफेसर प्रसाद राव एंड BUM रॉय, ये क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर के ऊपर है, कॉजेज इम्पैक्ट एंड इंटरवेंशंस। तो यहाँ से आपका जो क्लाइमेट चेंज का कुछ पोर्शन है वो आप यू कैन सी दिस बुक। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का जो IPCC की रिपोर्ट है दैट इज मस्ट, आप उसको देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे जैसे ग्रीन हाउस की कंसंट्रेशंस है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेज है, वो आपको IPCC की रिपोर्ट में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडलिंग की एक मैंने बुक देखी थी, मॉडलिंग फॉर फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट ग्रोथ एंड यील्ड। आप इस बुक को भी एक देख सकते हो कि जो आपका मॉडलिंग है इसमें कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बुक हैं जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी ARS मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्री के लिए बताया था कुछ TNO जो क्लास नोट्स है वो आपके हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपने उनको MSc में भी पढ़ा है और PhD में भी पढ़ा है। तो वो आपको, क्योंकि वो जल्दी भी आपको याद हो जाएंगे, और क्योंकि क्या होता है कि आपको 3 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, तो 3 मिनट में आप बहुत सारा नया नहीं लिख सकते, जो आपके दिमाग में याद है तो वो आपको जल्दी जल्दी लिखना है। तो क्लास नोट्स क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगे और जल्दी से याद भी रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप जैसे जो किताबों में नहीं मिलती है वो आप इंटरनेट पे गूगल की हेल्प से ले सकते हो। इसके अलावा कुछ जो रिव्यू पेपर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे एवाइटिक स्ट्रेस का है। एवाइटिक स्ट्रेस आपको रिव्यू, कुछ अच्छे रिव्यू पेपर्स है, ड्रॉट सैलिनिटी हीट इन पे, तो वहाँ से आप बिल्कुल रिव्यू पेपर लीजिए, वहाँ से पढ़िए और वहाँ से आप अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब मेंस एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, जो आप सिलेबस देखोगे तो जितने भी आपको टॉपिक दे रखे हैं, प्रिपेयर 2 पेज नोट्स ऑन ईच टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस, ये आपका एक ऑन नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का नोट्स रेफर कर रहे हो, क्योंकि आप खुद की राइटिंग में एक पढ़ोगे एक दूसरे की राइटिंग पढ़ोगे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपको ऑन नोट्स बनाना है, और किस हिसाब से बनाना है कि जो आपका सिलेबस, जो ARS का सिलेबस दे रखा है, क्योंकि 95% क्वेश्चन जो सिलेबस में है सिलेबस से आउट कभी नहीं जाएंगे। और बिलीव में जितने ARS में मेंस में क्वेश्चंस आएंगे आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आउट डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा सिलेबस है तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपको एक जैसे माना कि कोई भी जैसे ड्रॉट स्ट्रेस है या कोई भी है, आपको उसके ऊपर 2 पेज का नोट बनाना है कि डिफाइन द ड्रॉट स्ट्रेस, तो आप एक डेफिनेशन लिखोगे, टाइप ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस कि भाई कौन कौन सा टाइप का ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रोनॉमिकल ड्रॉट। फिर उसके अलावा इफेक्ट लिखोगे, इफेक्ट फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल, मोलिकुलर इफेक्ट। फिर उसके बाद टॉलरेंस स्ट्रेटजी कि भाई फिजियोलॉजिकल क्या क्या टॉलरेंस स्ट्रेटजी है, या मोलिकुलर या बायोकेमिकल स्ट्रेटजी क्या क्या है, तो ये आपको स्ट्रेटजीज उसमें, तो ये आपका एक ऑन नोट्स हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, उसमें जैसे आपको डाटा, क्योंकि एक हम PhD लेवल का पेपर लिख रहे हैं, तो आपको डाटा बहुत आपको मतलब एक कहते हैं ना कि आपको अलग करेगा दूसरे से। जैसे आप लिखोगे कि भाई जैसे 2 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिड्यूस द हीट यील्ड बाय द 10% इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज, या फिर इंडिया, जो भी टर्मिनल हीट स्ट्रेस जो भी लिखोगे, तो ये जो आप लिख रहे हो कि 10% डाटा, तो ये क्या करता है कि जो आपका एग्जामिनर जो भी चेक करेगा उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। वो सोचता है कि नहीं ही जे मीन्स आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज है। उसके अलावा फिगर्स, देखो क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 3 मिनट इज वेरी लेस सफिशिएंट टू फिल द पेज। तो वहां पर अगर आप कोई जैसे लाइन डायग्राम बना दिया कि जैसे आपका टेम्परेचर और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हो गया कि भाई जैसे टेम्परेचर के साथ साथ कोई भी रिलेशन ऐसे ग्राफ होते हैं, तो बस आपने इतना सा ग्राफ बना दिया कि भाई ये हो गया। तो ये एक तो क्या है कि आपका अच्छा भी लगेगा उसमें थोड़ा सा, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और एक आपका पेज भी कवर करेगा और एग्जामिनर को अटेंड भी करेगा कि हाँ इसको मैकेनिज्म पता है, ठीक है। कीवर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके कुछ आपके डिफाइंड 10 to 15 कीवर्ड्स होते हैं। आपको पूरा जितना सिलेबस है उसके 10 to 15 कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे आप जब भी ड्रॉट की बात करोगे तो वहां पर आपको प्रोलीन हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्रोलीन की बात करोगे, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में जैसे SOD है, कैटालेज है, या APX है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखोगे। कुछ जीन्स है जैसे ड्रैब है, ठीक है, उनको याद रखोगे।
स्ट्रेस प्रोटीन है जैसे लिया प्रोटीन है या HSP है, ये आपके की पॉइंट्स हो गए। और ये हमेशा आप उसको हाईलाइट कीजिए, जिससे कि जो भी एग्जामिनर होगा वो हमेशा क्या करेगा, कॉपी चेक करेगा तो हाइलाइटर्स को पकड़ेगा, हाँ इसको ड्रॉट के बारे में सब पता है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म, तो ये आपका जब भी आप नोट्स बनाओ तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर डाटा, फिगर्स, कीवर्ड्स और मैकेनिज्म को हमेशा इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल जैसे ये है, जैसे रिटर्न एग्जाम के लिए क्या है, एक तो ये है कि कीवर्ड्स यूज करो आप। जैसे वहां पर हमारे जैसे फिजियोलॉजी में बहुत सारे, जैसे एब्सिसिक एसिड के लिए हम AVA यूज करते हैं, जैस्मोनिक एसिड के लिए JA यूज करते हैं, रिलेटिव वाटर कंटेंट के लिए RWC यूज करते हैं, या साइटोकाइनिन के लिए CK यूज करते हैं। तो ये जनरली आप रिटर्न टाइम पे मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली नोन स्टैंडर्ड है। अगर आप पूरा रिलेटिव वाटर कंटेंट लिखोगे तो कहीं ना कहीं यू विल लॉस योर टाइम, या साइटोकाइनिन लिखोगे तो आप एब्सिसिक एसिड लिखोगे, उसमें मीनिंग स्पेलिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका टाइम स्पेंड होगा। तो अगर आप ये लिखोगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, जो भी आपका चेक करने वाला होगा, वो फिजियोलॉजिस्ट ही होगा, तो उसको ABA की फुल फॉर्म पता है, तो यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म, ओके। और ऑलरेडी डिस्कस दैट ट्राई टू मेक वन फिगर और मैकेनिज्म फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। कि जैसे आपका एक मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे यहाँ पर ड्रॉट, स्ट्रेस एंड इफेक्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो आपने एक ऐसा फिगर बनाया, आपने बता दिया मिनरल न्यूट्रिशन में कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में आपका क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स इफेक्ट हो रहे हैं, या आपका जो क्या कहते हैं पिगमेंट कंपोजिशन चेंज हो रहा है, D1 D2 प्रोटीन चेंज हो रही है, वाटर अपटेक इफेक्ट हो रहा है, स्टोमेटा क्लोजिंग इफेक्ट हो रही है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम इफेक्ट हो रहे हैं, रूट आर्किटेक्चर इफेक्ट हो रहा है, मोलिकुलर चेंज में कुछ जीन्स कैटालाइज एंजाइम्स में MDA इनकी जीन्स चेंज हो रही है, कुछ ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर जैसे वर्की है, मैडवा, नाक, NA की, माइबी, इनमें चेंज हो रहा है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में चेंज हो रहा है। तो ये आपने पूरी मैकेनिज्म को ओनली फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, और ये फिगर भी अच्छा लगता है। 10 मार्क्स में आप कुछ लाइन फिगर, डायग्राम या फिर ये टाइप के आप बना सकते हो, जिससे आपको टाइम भी कम लगे कि भाई आपने जस्ट लिखा कि ड्रॉट, यहाँ पर सीड जर्मिनेशन पे इफेक्ट, यहाँ पर आपका लीफ ग्रोथ पे इफेक्ट, यहाँ पर आपका स्टेम पे इफेक्ट, यहाँ पे आपका मिनरल न्यूट्रिशन पे इफेक्ट, यहाँ पर वाटर अपटेक पे इफेक्ट, ऐसे करके आप लाइन डायग्राम जल्दी जल्दी आप बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी होता है कि भाई आपको एग्जैक्ट डाटा हर चीज़ का याद करना जरूरी नहीं है, जैसे ग्रीन हाउस का डाटा है या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग का डाटा है, तो कई बार आप डाटा ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल, इन आउट क्रॉप अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ रिडक्शन इन रूट बायोमास वाज ऑब्जर्व्ड अंडर ड्रॉट स्ट्रेस। जब आप ऐसी लाइनें लिखते हो तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि भाई एक स्कॉलर जो PhD स्कॉलर टाइप, क्योंकि ARS एग्जाम एक साइंटिस्ट या PhD स्कॉलर्स के लिए है, तो वहां पर एक लेवल दिखना चाहिए कि हाँ नहीं, इसको एक डाटा भी पता है कि जैसे आपका इतना ड्रॉट स्ट्रेस में इतना % रिडक्शन होता है, इतना % लीफ ग्रोथ में चेंजेस होता है। एक आपका जो साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि ओनली बेसिक ही लिखे, जब आपको एडवांसमेंट देना है तो थोड़ा डाटा भी ऐड कीजिए। और इस टाइप के आप जैसे एरो और सेप यूज कर सकते हैं, हाईलाइट आपके, जैसे यहाँ पर हमने लिया प्रोटीन को हाईलाइट कर दिया, HSP को हाईलाइट कर दिया, या फिर SOD एंजाइम को, या प्रोलीन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोलीन को हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन पेपर में जब रिटर्न लिखो तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको क्या करेगी, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने करेगी फॉर द गिविंग द गुड मार्क्स, ओके। अब इसके अलावा ये है कि मानते हैं कि मोस्टली सिलेबस आपका उस पर ही आएगा जो दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्या हमारी फिजियोलॉजी में जैसे रिसर्च होती रहती है, तो कुछ नए आपके टॉपिक्स भी है, जैसे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस है। अब ये बहुत अच्छा एक बर्निंग टॉपिक है, ऑल मीन्स बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी बुकों में नहीं है, तो एक इसका थोड़ा सा आधा पेज का, 1 पेज का नोट बना सकते हो। बेनिफिशियल एलिमेंट्स, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, प्लांट न्यूरो, आजकल इसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है, जैसे गैस और ट्रांसमीटर्स है, ठीक है, इस पे भी बहुत सारे पेपर्स आए हैं अभी आजकल। आर्टिफिशियल लाइट है, इवन नाइट्रेट पॉल्यूशन की भी आजकल लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो कुछ नए टॉपिक है, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, ये ऐसे टॉपिक है जो बर्निंग टॉपिक है। सस्टेनेबल गोल्स है, ये ऐसे टॉपिक है जो एक कॉमन टॉपिक्स है या फिर बर्निंग टॉपिक्स है। क्लाइमेट चेंज इज आल्सो ए वेरी बर्निंग टॉपिक। तो यहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का कि भाई, और आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको कोई टॉपिक नहीं मिले तो वहाँ पर कुछ रिव्यू आर्टिकल, जैसे एनुअल रिव्यू ऑफ प्लांट बायोलॉजी, दैट इज बहुत अच्छे इसके रिव्यू आते हैं आपके,
ठीक है, हार्मोन्स के बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। सेल जनरल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के ऐप से हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के हैं, ट्रेंडिंग प्लांट साइंस, दिस इज आल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉपिक सर्च कर सकते हो, आपको कुछ अच्छे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ बुक से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से भी आप अपडेट हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप एक स्ट्रेटजी और यूज कर सकते हो कि अगर आपको जैसे, ये तो हो गया आपने कि भाई नोट्स बना लिया, ठीक है, तैयारी कर ली। अब आपको ये है कि भाई लास्ट के आपके 8-10 दिन बचे हैं एग्जाम्स के, लास्ट स्टेप में क्या करें कि भाई आप बिल्कुल रिवीजन करना है, क्योंकि इतना सारा बड़ा सिलेबस है, आपके 400-500 पेज का नोट्स बना लिया, ठीक है, आपने 1-2 बार उसको रिवाइज भी कर लिया, लेकिन जब आपके लास्ट 2-3 दिन बचे हैं तो उस टाइम पे आपको कैसी, मतलब आपको कैसे फास्ट रिकैप करें। तो जनरली क्या करते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, आप पूरा सिलेबस आपने देख लिया है, ठीक है, तो आप गूगल पे जाइए और क्या कीजिए, जैसे मान लो मैंने गूगल पे, जैसे एक एग्जांपल ये है, जैसे मैंने गूगल पे डाला कि भाई ड्रॉट स्ट्रेस, तो यहाँ पर आपको ड्रॉट स्ट्रेस की देखो एक इफेक्ट भी आ गया, जैसे कि सीड जर्मिनी, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या इफेक्ट करेगा, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, लीफ एरिया, स्टोमेटा नंबर, फ्लोअर नंबर, प्लांट हाइट, प्लांट यील्ड, बायोमास, ठीक है, रिलेटिव वाटर कंटेंट, मिनरल न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल, फिनोलिक्स, कंपेडेंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सेल वाल, क्यूटिकल, ये बायोकेमिस्ट्री में ये। तो जैसे ही अगर आप लास्ट टाइम पे बस इस फिगर को देखिए, अब आप इसके ऊपर आप चाहे तो 2 पेज 4 पेज कितना भी लिख सकते हो। तो ये एक होगा कि फास्ट रिकैप करने के, जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस, तो यहाँ पर जैसे लिख रखा है कि भाई क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे मैंने लास्ट फिगर में बताया था, इंक्रीज इन आर ओ एस एटीपी, ये चेंजेस होते हैं, वाटर अपटेक में चेंज होते हैं, स्टोमेटा। तो आप जस्ट एक फिगर क्या होता है कि जो आप विजुलाइज करते हैं तो आपके दिमाग में या माइंड में ज़्यादा एंट्री करता है या लॉन्ग टर्म तक सेव रहता है फिगर्स। ठीक है, ऐसे कुछ मैकेनिज्म आपको पूरे सिलेबस में जितनी मैकेनिज्म आपको गूगल पे या कहीं से भी मिल सकती है, आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये ड्रॉट की मैकेनिज्म है कि कैसे कैसे ड्रॉट इफेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, तो जैसे ही आप, और इसको रिकवर करना बहुत ईजी है, आपने एक बार देखा, हाँ, लेस बायोमास, लेस ऑर्गेनिक मैटर, लेस एबिलिटी ऑफ दिस, लेस, ये हो गया आपका फिगर। अब आप इसको आराम से कॉपी में बना सकते हो, और आपका पेज भी देखो कितना अच्छे। अब इसको कॉपी में, जो आपकी रिटर्न कॉपी में ऐसे मैकेनिज्म बनाओगे कि भाई ड्रॉट स्ट्रेस में स्टोमेटोग्लोजल हो गया, CO2 अपटेक कम हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट फोटोरेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया, ये रूबिस को एक्टिविटी कम हो गई, इससे टिश्यू वाटर पोटेंशियल कम हो गया। आप ऐसे मैकेनिज्म बनाओगे तो भाई जो आपका एग्जामिनर चेक करने वाला है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, नो डाउट। तो आप एक काम कीजिए, ऐसा भी एक और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो these are the some strategy which can use in for the AIS preparation. So hope you like this lecture. Thank you very much.